नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेज में। आज की जो हमारी वीडियो है ये 14वीं वीडियो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व की। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में भी पेपर DSSB का क्वेश्चन पेपर है पुराना, जिसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है सिलोन। सिलोन। और ये कहा जाता था 1972 तक। 1972 में इसका नाम बदलकर लंका तथा 1978 में इसका नाम बदलकर श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है या सबसे पुराना गुरुद्वारा है? तो ये उसका उत्तर है सी, यानी ए और बी दोनों। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है और सबसे पुराना गुरुद्वारा भी यही है। इसे हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल प्रकल्प तलचर और उर्वरक संयंत्र पारादीप यह इस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। तो इसका उत्तर है उड़ीसा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद करजई को अफगानिस्तान का अध्यक्ष इस साल चुना गया। तो इसका उत्तर है 2001 में। 2001 में यानी 22 दिसंबर 2001 को चुना गया था और 29 सितंबर 2014 तक ये अफगानिस्तान के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप इस खेल से संबंधित है। इसका उत्तर है फुटबॉल से। अगला है, पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति कॉन्फ्रेंस लंदन में इस साल आयोजित की गई। उत्तर है इसका 1843 में। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला प्रश्न है, फैथोमीटर का उपयोग इसे नापने के लिए होता है। किसे नापने के लिए होता है? समुद्र की गहराई को। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा यह प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? तो इसका उत्तर है मोहम्मद इकबाल यानी बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ या बोट रेस विशेष आकर्षण होती है? उत्तर है ओणम। अगला प्रश्न है, कालचक्र अनुष्ठान निम्नलिखित में से किसके समारोह से संबंधित है? उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है निम्नलिखित में से किस जगह पर प्रसिद्ध है? उत्तर है लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत के राजीव यह धारावाहिक इन्होंने निर्माण और दिग्दर्शिका की। तो उत्तर है इसका सिमी ग्रेवाल। अगला प्रश्न, समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान, ऐसा किसने कहा? उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। अगला प्रश्न है, रोश हसनशाह किस संप्रदाय का नव वर्ष दिन है? तो ये उत्तर है यहूदियों का। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ी गई थी 1757 में और इसकी तारीख है 23 जून 1757। अब चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों की तरफ। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए और बताइए कि अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 3, 5, 35, 10, 12, 35। तो 17 के बाद क्या आएगा? अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। 3 और 2 5, 35, 10 और 2 12, 35, 17 और 2 19 और 35। तो ये होगा 19, 35। किस में आ रहा है? ये सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, इस श्रृंखला को देखिए और बताइए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17। तो यहाँ पर आएगा 14। 14 किस में है? बी आंसर है इसका। अगला है, रेखांकित शब्द का आवश्यक भाग वाला शब्द पहचानिए। तो बिजली। देखिए बिजली विद्युत तो होती है, तो ये तो होगा नहीं। तो बिजली अगर होती है तो गड़गड़ाहट भी होती है। नेक्स्ट है, बाल कूंची। बालों से कूंची बनती है। कूंची होता है ब्रश, तो कुंजी से बनता है पियानो। तो उत्तर है इसका डी। देखिए जब वर्षा होती है तो वर्षा अगर मंदी हो जाए तो उसे बोलते हैं फुहार। उसी तरह से चलना
दौड़ना अगर धीमा हो जाए तो वो होती है धीमी चाल। तो उत्तर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, फलों की टोकरी में नींबू से ज़्यादा सेब हैं, यानी नींबू से ज़्यादा सेब हैं, और टोकरी में जितने संतरे हैं उससे ज़्यादा नींबू है, तो संतरे से ज़्यादा नींबू है। ठीक है। अब तीसरा कथन है, टोकरी में संतरे से ज़्यादा सेब है, संतरे ज़्यादा सेब हो रहे हैं, ठीक बात है। यदि पहले दो कथन सत्य हैं, अगर ये दोनों सही हैं तो ये तीसरा भी सही होगा, ए। अगला है, विरोधी वाइड रिसीवर जिसके पास बॉल है, जिसके पास बॉल है तो यहाँ लिख देते हैं बॉल। ठीक है। उसका 4 रक्षात्मक खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से। इसे यहाँ ना बनाकर यहाँ बनाते हैं। 4 खिलाड़ी ये रहे, पीछा कर रहे हैं। ठीक है। अब केल्विन बॉल कैरियर के एकदम पीछे है, तो केल्विन हो गया हमारा यहाँ पर। केल्विन के पीछे दोनों बगल में है जेनकिट्स और बर्टन, जेनकिट्स, और यहाँ पर है हमारा बर्टन। ठीक है। जेनकिट्स और बर्टन के पीछे है झेलर, यहाँ पर है हमारा जेलर नहीं झेलर। केल्विन टैकल करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। केल्विन ने कोशिश की, चूक गया, तो ये गया और फिर और गिर पड़ता है। बर्टन लड़खड़ाता है, बर्टन भी लड़खड़ा गया। बचा कौन इसके पीछे? अब कौन सा रक्षात्मक खिलाड़ी रिसीवर को टैकल करता है? तो कौन करेगा, क्योंकि झेलर तो सबसे पीछे है। अब बचा कौन सा? जेनकिट्स। तो इसका उत्तर है सी, जेनकिट्स। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मैं लिख क्या रहा हूँ, BCB DED FGF HIH। तो आगे क्या आएगा तब देखिए, BC DE FG HI। तो HI के बाद क्या आएगा? JK। अब देखिए सब में यही हो रहा है, BCB DED FGF HIH, तो JK J किस में है? A में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। देखिए ए तो सभी में आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब हमारा जो चेंज हो रहा है वो क्या है? QR, R के बाद RS, S के बाद ST, T के साथ TU, तो U के साथ UV, यानी U हो गया, V हो गया और बीच में A आना ही आना है, तो क्या हो गया? UAV। नेक्स्ट है FAG GAF HAI IH। ठीक है। तो ए तो सभी में है। पहला अक्षर देख लेते हैं, FG HI। HI के बाद क्या आएगा? JK। तो पहला अक्षर क्या बनेगा हमारा? J किस किस में है? इसमें और इसमें। अब देखिए इसमें से K आना चाहिए, I आना चाहिए। क्यों? यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? FG HI, तो एक होगा हमारा JK, यानी यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? K, और A पहले से है, तो आंसर है इसका JAK। अब देखिए, स्कूल के प्रिंसिपल को माता पिता से स्कूल के अवकाश के समय स्कूल के आंगन में धमकाने के बारे में शिकायत आई है। उसे उसकी जांच पड़ताल करनी है, तुरंत रोकना है, और इसलिए उसने अवकाश सहायकों को सतर्क रहने को कहा है। कौन सी परिस्थिति को अवकाश सहायकों को प्रिंसिपल को अवगत कराना चाहिए? एक लड़की बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही है और अपने साथियों से बात नहीं कर रही है, कोई बात नहीं। 4 लड़कियां एक दूसरी लड़की को घेरे हुए हैं और उसके बैग पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ये हो सकता है। बाकी देख लेते हैं। 2 लड़के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आपस में स्कोर के बारे में बहस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खेल में बहस चलती रहती है। 3 लड़के एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या? 4 लड़कियां एक लड़के को दूसरी लड़की को घेरे हुए हैं और उसके बैग पर कब्जा कर रखा है, ये है धमकाने वाली परिस्थिति। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने वाला है। एक नकली भाषा में रूपांतरित कुछ शब्द इस प्रकार हैं। मोलोकॉर्न का मतलब है नीला आकाश, तो इन्हें आधा काट लेते हैं। मोलोकॉर्न हो गया नीला आकाश। ठीक है। विल्को स्पडी का मतलब है बाइसिकल रेस हो गया। अब है मोलो विस्को का मतलब है नीली साइकिल, तो मोलो विस्को का मतलब नीली साइकिल। अब बताना है रेस कार क्या होगा। सबसे पहले इनका मतलब निकाल देते हैं। मोलो इसमें भी है,
मोलो इसमें भी है और दोनों में क्या क्या है हमारे में? नीला। तो मोलो मतलब हो गया नीला, ठीक है। उसके बाद विल्को, इसमें भी है इसमें भी है। विल्को दोनों में से किस में? बाइसिकल। तो बाइसिकल भी हो गया हमारा विल्को, ठीक है। अब बचा क्या? हमें चाहिए क्या? रेस कार। तो रेस है इसमें, रेस है इसमें स्पडी, तो हो गया स्पडी किस किस में? इसमें और इसमें। अब देखो विल्को और वोलो, विल्को से हमारा बन रहा बाइसिकल, हमें चाहिए कार, तो विल्को तो होगा नहीं, बचा क्या? वोलो। तो ये होगा स्पडी वोलो, डी आंसर। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। लेली जमा ब्रून का मतलब है एलोहेट, ठीक है। प्लेग जमा फ्रोटी का मतलब फ्लावर गार्डन। फ्रोटी जमा मिक्स का मतलब है गार्डन सलाड, ठीक है। सबसे पहले इन्हें फिक्स कर लेते हैं। फ्रोटी इसमें भी है इसमें भी है, तो फ्रोटी का मतलब इसमें से क्या हो गया? गार्डन। तो गार्डन हमारा निकल चुका है किसके लिए? फ्रोटी के लिए। और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो पता नहीं लायक हो। अब देखते हैं हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए येलो फ्लावर, येलो फ्लावर। तो फ्लावर हमारा इसमें है। अब फ्लावर में से फ्रोटी तो निकल गया, बचा क्या? प्लेक। तो प्लेक इनमें से किसके साथ जुड़ रहा है? इसके साथ। तो यही इसका आंसर है, प्लेक का ब्रून। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह से नकली भाषा। देखो मिंका पेल का मतलब है सैंडल हॉर्स। कोनोवीर का मतलब है ट्रेल राइड। कोबेलाल्मा का मतलब है बिल, बिल जोड़ते हैं हम यहाँ से, का मतलब है हॉर्स ब्लैंकेट। तो हॉर्स राइड का मतलब क्या होगा? ओके, तो ये काबिल, मिंग काबिल नहीं है, मिंग काबिल है, और ये है काबिल लमा। तो काबिल का, मिंग का ये क्या नाम है? काबिल का मतलब हो गया हॉर्स। अब हमें चाहिए इसमें हॉर्स राइड, ठीक है। हॉर्स राइड है तो हॉर्स हमारा क्या आ रहा है? काबिल, काबिल। काबिल इनमें से किस किस में जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें जुड़ा हुआ है, और काबिल के साथ जुड़ा हुआ है हमारा क्या? एक में कोनो और एक में कबे। और चाहिए क्या हमें? हॉर्स के साथ राइड, राइड के साथ यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? कोनो जुड़ा हुआ है ना, कोनो के साथ राइड जुड़ा हुआ है। या फिर वीर। हॉर्स के साथ हमारा काबिल हो चुका है, वो तो इसके उत्तर आएगा इसमें ए, काबिल, क्योंकि अंकी बिंदी लगी हुई, इसमें अंकी बिंदी नहीं लगी हुई, तो इसलिए इसका उत्तर है ए। ध्वज को जलाने को कुछ लोग अवैध घोषित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ध्वज के लिए लोगों ने युद्ध किया और अपना बलिदान भी दिया है, और अमेरिका के नागरिकों का दायित्व है कि वे ध्वज का आदर करें। लेकिन मैं कहता हूँ आदर ऐसे ही नहीं मिलता। वैसे भी ज़्यादातर नागरिक जिन्होंने सेना में अपनी सेवा प्रदान की, वह ध्वज के लिए नहीं लड़े, बल्कि उन उद्देश्यों के लिए जिनका ध्वज प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज जिनका प्रतिनिधित्व करता है उनमें वाक स्वतंत्रता भी शामिल है, और नागरिकों को शासन के ऊपर अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए ध्वज को जलाना भी शामिल है। तो इससे मिलता जुलता क्या है इसमें? ब, यानी बी। धर्म स्वतंत्र के विचार में धर्म में आस्था न रखना भी शामिल है, और इसलिए स्कूल में अनिवार्य प्रार्थना भी धर्म स्वतंत्र की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए U V W X Y, तो आ गया W किस किस में? इसमें और इसमें। अब 17 और 26 में से क्या आएगा? 32 में से 3 गए 29, 29 में से 3 गए 26, 26 में से 3 गए 23, 23 में से 3 गए 20, तो यहाँ पर क्या आएगा? 26। ये आंसर है इसका।
अगला है कथन, और उसके ऊपर दो तर्क हैं कि कौन सा तर्क ज़्यादा बलशाली है। कथन, जब हमारी आंतरिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाती तब भारत को निर्यात करने का बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका हम मान सकते हैं हाँ, हमारे आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा कमानी है या नहीं, वर्णनात्मक प्रोत्साहन देना भी भारत को अभाव की ओर खींचेगा। यानी जब हमारे पास वैसे ही अगर पूरी ज़रूरतें नहीं हो पा रही और हम उस सामान जो बचा हुआ है उसे भी निर्यात कर देंगे तो हम खुद अभाव की तरफ चले जाएंगे। तो इसका उत्तर है बी। सेकंड के लिए क्या है? बी। नेक्स्ट है कथन, पश्चिमी देशों में एकस्वित और निर्मित सभी दवाइयों को भारत में आम जनता को बेचने का लाइसेंस देने के पूर्व उन्हें पहले प्रायोगिक रूप आजमाना जरूरी नहीं है। अब ये सही है या नहीं सही है? क्यों? हाँ, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी बहुत दवाइयाँ भारतीय लोगों के लिए अलग मात्रा में और अलग अवधि के लिए देनी पड़ती हैं। यानी जो भारत के लोगों का रहन सहन है और बाहर के लोगों का जो रहन सहन है उसकी वजह से कुछ अंतर आते हैं, जिस वजह से जिस हिसाब से जिस टाइम से बाहर के लोग उस दवाई को लेते हैं ज़रूरी नहीं है भारत के लोगों को भी वो सूट करे। दूसरा, नहीं, यह व्यवहार लायक नहीं है और इसलिए क्रियान्वित भी नहीं किया जा सकता। यानी सारी जितनी भी दवाइयाँ आती हैं सभी को प्रायोगिक रूप से चेक करना। तो इसका आएगा सेकंड। यानी बी। नेक्स्ट है, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में एक समान गति से दौड़ती हैं। ये है हमारा पटरी और एक इधर दौड़ रही है और एक इधर दौड़ रही है। इसकी लंबाई है 120 मीटर और इसकी भी है 120 मीटर। ये पार कर जाती है एक दूसरे को 12 सेकंड में। ठीक है, तो हर ट्रेन की गति बाद में निकालेंगे, पहले हमें देखेंगे पूरी गति क्या है। चाल का हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है हमारी 120, इसे मिटा देते हैं पहले। 120 बटे 12 सेकंड। अब देखिए ये जो हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा और हमें चाहिए किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गई। अब 12 तिया 36। जो टोटल जो गति आई है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम ये सभी जानते हैं कि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो वो एक दूसरे की गति आपस में जोड़ लेती हैं। यानी ये जो 36 है ये एक अकेले की गति नहीं है, दोनों की मिलाकर गति है। अगर दोनों की मिलाकर 36 है तो एक की गति कितनी हो गई? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, दो एक समान लंबाई की ट्रेनें एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगाती है और दूसरी लगाती है 15 सेकंड। यदि हर ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में सफ़र करते हुए कितने सेकंड में पार कर लेंगे? वो बाद में देखेंगे, पहले इनकी गति देख लेते हैं। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, दो ट्रेनें, पहले की जो करती है वो 120 मीटर लंबाई है और 10 सेकंड में पार करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 120 और पार करती है 10 सेकंड में। तो ये हो गया 12, इसकी गति हो गई 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दूसरा करता है 15 सेकंड में। दूरी सेम है 120 बटे 15, 15 अट्ठे 120 हम सभी जानते हैं। तो इसकी गति हो गई 18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यानी एक की हो गई 12 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की हो गई 8 मीटर प्रति सेकंड। अब ये कहता है विपरीत दिशाओं में सफ़र करेंगी। अगर ये विपरीत दिशा में सफ़र करेंगी तो इनकी गति जुड़ जाएगी। गति जुड़कर क्या हो जाएगी? 12 और 8 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वे आपस में एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगे? आपस का मतलब है 120 मीटर की दूरी तय करनी है उन्हें 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी? 120 मीटर
और चाल दोनों की जोड़कर कितनी बैठती है हमारी 20। पार करने में कितना समय लगेगा, 2 2 6 के 12। तो ये हो गया हमारा 6। और ट्रेनें दो हैं 120 मीटर की, तो 6 दूनी 12 सेकंड, बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन की गति क्या है, इसके लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। ट्रेन एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई कितनी है, 330 मीटर। अब वो प्लेटफॉर्म को कितनी भी देर में पार करें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ गई और सेकंड आ गए, तो हम स्पीड निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी 1 और 3 से हमारा काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक काम पूर्ण करने में, तो देखिए हमारे हिसाब से क्या, ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है कि एक काम को पूरा करने में ए बी से दुगना, तो ए बी सी, ए बी से दुगना, मान लो इसे ये 6 लेता है, ये 3 लेता है, ये 2 लेता है, तो ए बी से दुगना हो गया और सी से तिगुना हो गया। साथ में काम करने में 2 दिन में पूरा करते हैं, और इसके हिसाब से 2 दिन में करते हैं, हमारे हिसाब से कितने में करते हैं, 6 + 3 + 2 बटे 2 गुना 3 गुना 6, 6 दूनी 12 थी 36, 6 और 3 और 2 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बटे 36 ये। और ये करते हैं कितने, 2 दिन में, तो 2 18 36, हमारा क्या आ गया 11 बटे 18। 11 बटे 18 की गुना हम कर देंगे इसमें 18, इसमें भी कर देंगे और इसमें भी कर देंगे, तो 6 दूनी 18, 6 × 18, तो ए का हो गया हमारा 11 बटे 3, दूसरे का हो गया 3 × 18, 11 बटे 6, और तीसरे का हो गया हमारा 2 × 18, तो 11 बटे 9, यानी एक करेगा 11 बटे, तीनों में 11 आ रहा है ऊपर, 11 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 1, तो एक करता है 3 दिन में, ये करता है 6 दिन में, और ये करता है 9 दिन में। ये हो गया ए का काम, ये हो गया बी का काम, और ये हो गया सी का काम। बी का काम कितने में करता है, 6 में, तो उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक प्लॉट को इतने रुपये में बेचा जाता है तो प्लॉट का मालिक 15% का घाटा अनुभव करता है, उसे 15% का मुनाफा कमाने के लिए प्लॉट को कितने में बेचना होगा। तो सबसे पहले इसका घाटा पूरा करते हैं। 18,700 को जब वो बेचता है 18,700 पर, तो 15% का घाटा है, तो 18,700 बराबर है कितना, 15% अगर घटा देंगे 100% में तो कितना बचा, 85%, 85 बटे 100, ये हमारा होता है 18,700 गुना 100 बटे कितना, 85, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसे 15% मुनाफा और कमाना है, तो 15% मुनाफा और कमाना, 15 का मतलब होता है अगर ये इसे करेगा तो 115% पे बेचना पड़ेगा इसके, तो इसमें कर देते हैं गुना 115% का मतलब है बटे में 100, 100 से 100 कट गया, 17 × 5 = 85, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 00, 1100 ये हो गया, और 5 है ये, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 23 एकम 23 की 3 हासिल 2, 23 एकम 23 और 2 25, और 2 0 लगा दो साथ में, बचा क्या 25,300, 25,300 कहाँ पर है, सी इसका आंसर है। अगला आयशा का जन्म हुआ तब उसके पिताजी की उम्र 38 साल की थी। 4 साल से कम उम्र के उसके भाई का जन्म जब हुआ तब आयशा के माँ की उम्र 36 साल, तो माँ पिता में कोई वही नहीं है कॉम्बिनेशन, तो इसका उत्तर हम मानेंगे कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत वजन है 45, तीनों का औसत वजन 45 है, 45 थी 135 हो गया, तीनों का जोड़, ए बी सी। अब देखिए ए बी का औसत वजन है 40, अगर ए बी का औसत वजन 40 है तो इनका योग कितना हो जाएगा 80, अगर ए बी का वजन टोटल मिलाकर 80 है और ए बी सी का 135 है, तो 135 में से 80 गए 55,
ये किसका हो गया, ए और बी तो यहाँ है, बचा क्या सी, ये सी का हो गया। ठीक है, उसके बाद बी और सी का औसत वजन है 43। अगर बी और सी का औसत वजन 43 है तो योग हो जाएगा इसका 43 दूनी 86। ठीक है, और अगर 86 इसका है और टोटल है 135, तो 135 में से 86 गए, कितना बचता है, 43 दूनी 86, 35 में से अगर 86 गए तो ये बचता है 59। ये किसका बचा, बी से और सी यहाँ पर हो गया, ए हो गया। अब देखें ए रहा हमारा, सी ए रहा, तो बी निकाल देंगे। 53 और 59 कितने होते हैं, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11, टोटल 135। 135 में से 112 गए, 12 और 5 12 और 7, 135 में से 112 गए, 5 में से 2 गए 3, ये होगा चक्कर है 49। अगर ये 49 है तो 49 × 53 कितना होता है, 40 और 50 90, और 9 और 3 12, तो ये होता है 102। 102 अगर हम घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, ये हमारा है 55। 55 और 49 होते हैं हमारे 104। 135 में से 104 गए, बस हमारा 31, और 31 है डी का वजन। नेक्स्ट है HCF निकालना है, उच्चतम समापवर्तक 36 और 84 का, तो 36 84, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 72, 4 में से 2 गए 2, 8 में 7 गए 1, 12, और इधर निकाल देंगे 36। इस तरह जब हम करते हैं तो जो से हमने पहले भाग किया है वो हमारा ये बन जाता है, तो फिर भाग करते 12 3 36 पूरा कट गया, तो इसका HCF हो गया 12, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अधिकतम भाजक है। अब अधिकतम भाजक का मतलब है अधिक से अधिक संख्याओं से भाग जो होता है। देखिए 235 जो है हमारा वो 1 से 5 से और 47 से होता है। 305 हमारा 1 से 5 से और 61 से होता है। 123 जो है वो 1 से 3 से और 41 से होता है, लेकिन 127 सिर्फ अब खुद से ही भाग होता है, तो इसमें अधिकतम का तो कुछ है ही नहीं, ये तीनों लगभग बराबर संख्याओं से भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 36 और 66 से विभाज्य होने वाला न्यूनतम संपूर्ण वर्ग क्या है। तो सबसे पहले विभाज्य होने वाले का मतलब है इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम इसका आएगा हमारा 2772। ठीक है, अब 2772 से इनमें से कौन कटता है और कौन इनमें संपूर्ण वर्ग है, तो वो संख्या है हमारी ए, क्योंकि ए जो है 213 444 जो है हमारा संपूर्ण वर्ग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन है 30 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अभय अपनी गति दुगनी कर लेता है तो वह समीर से 1 घंटा कम लेगा, यानी जो अंतर बैठेगा वो बैठेगा 2 घंटे अधिक ले रहा था और फिर 1 घंटा कम हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 3 घंटे। इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब अभय की गति कितनी है, तो अभय की गति हम इसमें चेक कर लेंगे। 30 30 30 30, 4 बार है, 4 ऑप्शन है क्योंकि, बटे 5 बटे 6 बटे 6.5 बटे 5.6, आपको पहले दूसरे में मिल जाएगा, ये तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए अगर 5 की गति हो तो 5 6 30, गति डबल हो जाएगी 10, तो 10 या 30 हो गए, 6 और में से 3 गए, 3 घंटे कम, तो ये उत्तर है इसका 5। अगला क्वेश्चन है एक समान सरल ब्याज दर से 5 साल में एक राशि इतनी हो जाती है और 8 साल में इतनी।
अगर 5 साल में इतनी हुई है, 8 साल में इतनी है, तो यानी 3 साल में इतने से इतनी हो गई। तो 12,000 5 में से अगर हम 9800 घटा दें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा? घटाइए। 12,005 में से 9800 गए तो 5 में 0 गए, 5 0, 10 में से 8 गए, 2, 11 में से 9 गए, 2, और यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये हो गया 2205 रुपये। 2205 रुपये है हमारा 3 साल का ब्याज। मूलधन है हमारा 9800। अब देखिए, मूलधन है हमारा कितना? 9800, और ब्याज है हमारा ये, ठीक है, और साल हमारे मिल गए हैं 3। तो दर निकालनी है, रीसेट कर लेते हैं। ये देख लिया होगा आपने। फॉर्मूला होता है PRT/100 बराबर ब्याज होना चाहिए हमारा, कितना बैठ रहा है हमारा? 2205। अब इसमें क्या क्या है हमारा? ये है 9800 गुणा, आर हमें पता नहीं है, आर गुणा टाइम है हमारा 3/100। पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं अपने। 2 0 से 2 0 घट गई। अब ये बचा 98 गुणा 3 गुणा आर बराबर इतना। तो आर बराबर हो जाएगा हमारा 2205 गुणा के लिए कुछ है ही नहीं, बटे में हो गया हमारा 98 गुणा 3। जो कट सकता है वो काट लीजिए। 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 1 0 3 3 9, 3 5 15, 735। 7 एकम 7, 7 चौक 28, और इधर है हमारा 7 एकम 7 0, 7 5 35। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 5 35। तो आंसर हो गया इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से 12% ब्याज दर है, और जी क्या नाम है, 3 साल के बाद 5400 हो जाती है। तो इसमें मूल राशि क्या होगी? तो वही है P इंटू आर, क्या है हमारा 12, इंटू ईयर क्या है 3/100 बराबर 5400। ठीक है, 3 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 1800 हो गया। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 0, 150 हो गया, और 150 की गुना हो जाएगी 100 में, तो ये हो जाएंगी 3 0 यानी 15,000। सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 6.17, 6.017, 0.617, 6.0017 को जोड़कर क्या आएगा? तो देख लेते हैं। 6.17 6.017, 0.617
और 6.0017। तो जोड़ लेते हैं 7, 7 और 1 7 और 1 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 और 1 2 और 1 3 और 7 10 की 0 हासिल 1। एक हो गया 6 और 1 7 और 1 8। और इनमें से कोई मिलता जुलता 8 0 5 7 नहीं, तो सीधा सीधा डी। अगला है एक संख्या का 40%। 40% का मतलब होता है हमारा 2/5। दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। तो 2 दूनी 2 तिया 6, सीधे सीधा 2 से 2 कट गया तो अनुपात बचा कितना 5:3। सी। अगला प्रश्न हिंदी का, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उत्तर है लहर। अगला प्रश्न है पतनोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पतन जमा उन्मुख होता है पतनोन्मुख। सीता गा रही है, इसमें क्रिया का काल कौन सा है? तत्कालिक वर्तमान काल, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश में। अगला प्रश्न है साया शब्द का अर्थ होता है परछाई। अगला है पढ़ना शब्द का प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? वैसे तो पढ़ना का होता है पढ़वाना, यानी किसी और को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, लेकिन यहाँ पर जो है पढ़ेंगे, पढ़ाई, पढ़ाना, ये कोई नहीं बनता। पढ़ो में ऐसा हम कह सकते हैं कि ये दूसरों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो ये होगा इसका प्रेरणार्थक। अगला है शरीर शब्द का बहुवचन क्या होगा? शरीरों। अगला है लड़की शब्द का अन्य वचन यानी बहुवचन क्या होगा? लड़कियाँ। अगला प्रश्न नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का नायिका। बुढ़ापे का विश्लेषण शब्द होगा बूढ़ा। सेम प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले भी आया, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, किस वाक्य किस काल में है? तो यह है तात्कालिक वर्तमान काल। अगला है अशुद्ध वाक्य शब्द पहचानने। देखिए पदोन्नति ठीक है, ये पदोन्नति गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि पदोन्नति में छोटी की मात्रा रखती है, ठीक है। अगर यहाँ बड़ी की मात्रा लगा रखी तो ये गलत है, लेकिन ये भी गलत है। अगला है इच्छित कटाक्ष अच्छत नर्म, तो अच्छत होगा। अगला है गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य किस काल में है? भूतकाल में। अगला है आविष्कार करना, इसका अर्थ क्या होता है? ढूंढना। अगला है हवाई किले बनाना, मतलब कल्पना करना। अगला है उदास पैर जमीन पर न टिकाना, ये भी यही है खुश होना। अगला है बाबू राव विष्णु पराड़कर क्या थे? अब देखिए वो एक क्या नाम है जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट किससे मिलता जुलता होता है? संपादक मान सकते हैं। अगला है बाबू राव विष्णु पराड़कर का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य था उनका क्रांतिकारी बनना। अब इंग्लिश के क्वेश्चन, पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयरफॉर नोबडी गेट्स अलोंग विद हिम। अगला है जंबल किए हुए हैं एडवर्टाइजमेंट को, तो इसमें क्या पहले होगा? posh air conditioned fully furnished rooms are available for gentleman of taste। तो PSRQ है बी। नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ स्पीच। अंडरलाइन वर्ड है एन, यानी देयर इज एन एरर, ये है आर्टिकल। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ बिलो गिवन सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, ये होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ अंडरलाइन प्रोनाउन। हु का मतलब होता है यहाँ पर द गर्ल हु डांस, गर्ल यानी लड़की जो नाची वो मेरी बहन है। जो यहाँ रिलेटिव बताने के लिए, तो यह है रिलेटिव प्रोनाउन।
नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बनाना है। दे हैव बिल्ड ए परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। तो ए परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ड बाय दैम। ए परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय दैम अक्रॉस द रिवर। बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है डू यू इमिटेट अदर्स। तो इसका उत्तर होगा पहला, आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड बाय यू। नेक्स्ट है द काइंड ऑफ जेंडर ऑफ टेबल। टेबल कौन से प्रकार का जेंडर है। तो ये है न्यूट्रल जेंडर, मतलब नपुंसक लिंग। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ किसी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।